ठीक है सर। तो हम लोगों को जो आज एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने आप लोगों को बोला था बचा हुआ है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्रेविटेशन। तो मैं उसी को शुरू करने वाला हूँ। ग्रेविटेशन। समझना ग्रेविटेशन का मीनिंग को पहले। ग्रेविटेशन होता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन क्या है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब चीजों के बारे में अपने को देखना है। आराम आराम से समझिएगा। ग्रेविटेशन के बारे में कहा जाता है कि ग्रेविटेशन जो है ना, एक बॉडी पर एक्ट करने वाला एक फोर्स टाइप का है। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसके बारे में कहते हैं कि इट इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस इन द नेचर। क्या बोलते हैं? इट इज द Just the attractive force. फोर्स इन द नेचर या फिर अट्रैक्टिव फोर्स करके अट्रैक्टिव नेचर का बॉडी है। जो सबसे पहले किसी ने इसको रिकॉग्नाइज किया तो वो कोई और नहीं थे, दिस इज रिकॉग्नाइज बाय हुम? सर आइजैक न्यूटन। सबसे पहले इसके बारे में किसी ने जानकारी दिया तो कोई और नहीं थे, आइजैक न्यूटन जी थे। तो इसी जो ग्रेविटेशन के बारे में जब भी बातें की जाती है, इसके साथ साथ हम लोगों को एक फोर्सेस लॉज वगैरह के बारे में देखना पड़ता है। तो वी विल सी अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देखेंगे। समझना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता क्या है। ये बोलता है कि अगर एक बॉडी हम लोग लेकर चल रहे हैं, एक बॉडी एक लेकर चल रहे हैं, एक पॉइंट मास है जिसकी मास m1 है, एक दूसरा मास है जिसकी मास m2 है, और इस m1 से m2 के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो r है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि इस बॉडी के बीच में फोर्स लग रही होगी, दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर and this force is equal to minus g m1 m2 by r square। जी को बोला उन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोला इसको? Gravitational constant. कांस्टेंट। जी को कहा गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 और m2 क्या है? तो दिस इज नथिंग बट मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास है। अब देखो आगे, इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए। यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हुआ, दिस इज फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये फोर्सेस जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यानी कि बॉडी के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो अपने आप को इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखता है। व्हेन वी टॉक ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जब हम लोग बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, थोड़ा ध्यान देना। फिर क्वेश्चन आर वगैरह भी करा देंगे आपको। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के वेक्टर फॉर्म की बात करें तो यार हम लोग लिख रहे हैं F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F, that is equal to, we are writing it as g m1 m2 by r square type. So when we write in the vectorial form, so this force F become equal to minus g
m1 m2 by r square into r cap. And this proportionality constant can also be written in the form of g m1 m2 by r cube into r bar. So this will be the gravitational force in the vectorial form. ये किसके फॉर्म में हुआ अपना? वेक्टोरियल Vectorial form. वैल्यू ऑफ जी जो आती है ना, दैट इज कम्स आउट टू बी 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. कोई दिक्कत है? दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की जा रही है ना, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तुमने देखा यहाँ पर, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यहाँ पर जो आपने देखा, दिस फोर्स विल ऑलवेज एक्ट बिटवीन द टू बॉडीज. it will always acts between the two body, अगर दो बॉडी है, बिटवीन द टू बॉडी, तो ये फोर्सेस अपने को दो बॉडी के बीच में हमेशा लगता हुआ दिखता है. जो उसके इंडिपेंडेंट होता है, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज. किस पे इंडिपेंडेंट होता है? साइज का. इंडिपेंडेंट ऑफ साइज. साइज पर नहीं कह सकते हो, शेप ज्यादा एक्यूरेट होगा. इंडिपेंडेंट ऑफ साइज भी लिख सकते, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, क्योंकि वो डिफरेंस पर डिपेंड करता है, जो उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो, और उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के अलावा वो बॉडी के मास पे डिपेंड करता है. तो केवल इन दो चीजों पर उनकी डिपेंडेंसी, और किसी चीजों पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है. यहां तक के टॉपिक्स में कोई डाउट वगैरह तो होगा नहीं? सिंपल No, टॉपिक. sir. अब अपने को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस. ग्रेविटेशनल फोर्सेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या तुमको प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में देखना है. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला नंबर पॉइंट है कि ये जो भी दो बॉडी देख रहे थे ना, ये दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं. जब दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है. मतलब कि दिस फोर्स विल ऑलवेज फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ. दिस फोर्स is always followed Newton's थर्ड लॉ. मतलब कि ये जो फोर्स है अपने को न्यूटन थर्ड लॉ को हमेशा फॉलो करता है. कोई दिक्कत नहीं है ना? पॉइंट नंबर 2 No, sir. इंपॉर्टेंट है, समझते चलिएगा. ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा किस नेचर का होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर. सो दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. हमेशा अट्रैक्टिव होगा. अट्रैक्टिव इन नेचर. नेचर में हमेशा अट्रैक्टिव होगा. तीसरा कि ये हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात कर रहे हो ना, इट इज ऑल्सो ए सेंट्रल फोर्स. इट इज द सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स जो सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है, मतलब एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर के बीच में लगता है. एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, it is the weakest force in the nature. Weakest
force in the nature। तो ये हमारे नेचर में पाए जाने वाला सबसे वीकेस्ट फोर्स है, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। So when we are talking of gravitational forces, it is the weakest forces in the nature। तो ये कुछ अपने को ग्रेविटेशनल फोर्सेस के प्रॉपर्टीज हुए जो अपने को फंडामेंटल नेचर देख रहे हैं। एक और चीज लिख सकते हो कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेसिकली इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज अ कंजर्वेटिव। यह एक कंजर्वेटिंग फोर्स है, यानी कि अपने को दो बॉडी लेकर चल रहे हैं, तो उन दो बॉडीज के बीच में ये अपने को कंजर्वेटिव फोर्सेस लगेगी। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर एक करना चाहूंगा, ध्यान देना। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बढ़िया सा। एक छोटा सा रॉड है और यहाँ पर रॉड के बगल में एक मास है, जिसका मास दिया हुआ है m, लेंथ दिया है m। यहां से ये रॉड है, जिस रॉड की लेंथ गिवन है l, और यहां से ये डिस्टेंस गिवन है r। समझना चीजों को। इसकी भी जो रॉड गिवन है ना, उस रॉड की भी मास कितनी है? m है। तो बहुत लोगों को ये सोच आएगी, बहुत लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे। वो क्या करेंगे कि ये जो मास है, उस मास की एक मिड पॉइंट को पकड़ेंगे और यहां पर एक मिड पॉइंट पे मास गिवन है, और इसके मिड पॉइंट पर इस बॉडी के मास को रख देंगे और बोलेंगे कि ये डिस्टेंस जो है, यहां से ये L/2 हुआ और ये डिस्टेंस R हुआ। तो ये बोलेंगे कि ये जो फोर्स हुआ दैट इज इक्वल टू Gm² अपन L/2 प्लस R का होल स्क्वायर। बहुत लोग ये कर देंगे, दैट इज रॉन्ग अप्रोच। ये क्यों गलत है बाबू? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू बी रॉन्ग? तो ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि तुम्हें मालूम है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। किसको फॉलो करता है बाबू? इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब कि वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस। मतलब कि ये थ्योरी तो यूज नहीं कर सकते। ये लीनियर वेरिएशन रहता तो माइट बीइंग चांसेस वी कैन यूज इट, बट वी कैन नॉट यूज इन दैट वे। जब ऐसे यूज नहीं कर सकते तो हम लोगों को क्या करना होगा? ध्यान देना। वी हैव टू टेक ए एलिमेंट हियर, a small element here of length dx at a distance x। तो अगर हमने जैसे ही एक छोटा सा एलिमेंट dx लिया, तो इस एलिमेंटल बॉडी का कुछ मास भी होगा, and this dm is nothing but equal to lambda dx, that is mass per unit length times length, where lambda is mass per unit length, and this can be written as m by l times of dx। लिख सकते हो बाबू? बोलो हाँ या ना। तो अपना जो Yes, sir. ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे दैट इज इन द टर्म ऑफ df। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे दिस इन द टर्म ऑफ df, दिस कैन बी रिटन एज Gdm into m by x²। तो ये Gdm into m by x² के क्या मतलब है कि दिस इज नथिंग बट दिस इज रिटन एज माइनस G lambda dx into m by x²। I will put the value of lambda later on। जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, gm lambda that is constant into dx by x²। This is our df।
इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से f तक, तो इधर भी इंटीग्रेशन कहां से कहां करना पड़ेगा, ध्यान देना इधर देखो। देखो ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन कहां पर है, r से बॉडी की पहला एंड शुरू हो रहा है और r से लेकर ये r प्लस l तक जा रहा है। ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस l, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, दोनों r प्लस l हो गई। तो मास का पहला टुकड़ा अपने को r पर मिल रहा है और मास का आखिरी टुकड़ा r प्लस l पर मिल रहा है। यस सर। तो इसकी जो लिमिट लिखेंगे वो कहां से कहां लिखेंगे, r टू r प्लस l तक। जो बाहर है, जो कांस्टेंट है, उन कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, माइनस gm लैम्डा बाहर हो गया। एंड इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 1/x एंड लिमिट इज फ्रॉम r टू r प्लस l। इस वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो दिस विल गिव्स अस f इज इक्वल टू माइनस gm एंड लैम्डा की वैल्यू भी भर दो m/l इनटू ये वैल्यू बनेगी, कितनी बन जाएगी, ये चीजें उल्टी हो जाएगी क्योंकि माइनस 1/x। दिस विल कम्स आउट टू बी लाइक दिस 1/r माइनस 1/r प्लस l। सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द रिजल्ट। समझ में आया क्वेश्चन? एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक बढ़िया सा यस क्वेश्चन था। सर। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बन सकते। Now we are going to see another one of the wonderful theory here. That is about superposition principle. Superposition principle. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, थोड़ा समझना पहले इस चीज को। इसमें हमारे पास मेनी पॉइंट मासेस होंगे, एक से ज्यादा पॉइंट मासेस होंगे और उनके बीच में अपने को ग्रेविटेशनल फोर्सेस निकालने होंगे। मतलब कि हो सकता है कुछ ऐसे हो, मतलब कि एक यहाँ पॉइंट मास है ऐसे, दिस इज m0, कोई यहाँ पर एक पॉइंट मास m1 है, कोई यहाँ पर एक पॉइंट मास m2 है, कोई यहाँ पर पॉइंट मास m3 है, इधर m4 है। ऐसे करके टोटल पॉइंट मास गिवन है mn तक। प्रत्येक पॉइंट मास का यहां से जो डिस्टेंसेस है, ये डिस्टेंस गिवन है r1, r2, r3, r4 एंड सो ऑन टिल rn। यहां रखते हैं rn। तो अपने को जो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है, टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, if we require to find the net force on this mass m0, अगर हमको m0 पर इन सारे मासेस के चलते अपने को फोर्सेस निकालने हैं, तो व्हाट वी विल डू, वी विल सम अप द कंप्लीट फोर्सेस। हम लोग पूरे बॉडी के फोर्सेस, इंडिविजुअल फोर्सेस को निकालेंगे और उनका यहां पर सम कर देंगे। तो while using that law, we will write here F net. We will write here F net. And this F net will be nothing but individual summation of all forces. That is F1 plus F2 plus F3 and so on till Fn. इन सारे फोर्सेस को जोड़ रहे हो। जब सारे फोर्सेस को तुम जोड़ रहे हो तो F1 की वैल्यू क्या लिखेंगे बाबू, माइनस gm1m2 r1 स्क्वायर लिखेंगे ना। m1 की जगह पर यहाँ m0 है, gm0 m1/r1 स्क्वायर। फिर इसके बाद अगेन प्लस, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, माइनस gm0 m2/r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म भी बनेगा तो वहां पर भी ये माइनस बनेंगे, gm0 mn/r1
Rn स्क्वायर, यहाँ R2 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बाबू? तो यहां से अपना एफ sir. नेट क्या बन जाएगा बाबू? एफ नेट की वैल्यू क्या बन रही होगी? दिस इज नथिंग बट माइनस जी एम नॉट अपना बाहर निकल गया, माइनस जी एम नॉट बाहर निकल गया, एंड दिस इज समेशन ऑफ एम आई अपॉन आर आई स्क्वायर वेयर आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, जहां आई की वैल्यू यहां तक वेरी कर रहा है। दिस इज आवर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दो बॉडीज के बीचेस में अगर अपने को जो बॉडी देख रहे हो, समेशन देख रहे हो, तो वी हैव a multiple charges, so we will find the gravitational forces like this.